हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका डीएसए के इस कोर्स के अंदर। आई होप दैट अभी तक आपने जावा के कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ लिया होगा। बेसिकली कोर जावा आप ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे कोड्स आ चुके होंगे, राइट? नाउ आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि हम समझें कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट होना, शॉर्टलिस्ट होना और इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना। उन चीज़ों को करने के लिए आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ कि डीएसए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहला जो राउंड आपका होगा, दैट इज द कोडिंग राउंड, विच ओनली दो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रैक जिनका डीएसए का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, जिन्होंने डीएसए के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। तो इसी के साथ ही इस पर्टिकुलर पार्ट को भी हम स्टार्ट करते हैं। आई होप दैट दिस जर्नी विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल, और at the end of this particular data structure algorithms module you will be able to understand हर एक मॉड्यूल को अच्छे से, राइट? सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो मॉड्यूल है जो हम कवर अप करने वाले हैं अपने इस कोर्स में, वो है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। नाउ पहला मॉड्यूल इसके बारे में ही क्यों है? क्योंकि आने वाले मॉड्यूल्स में आप देखोगे कि बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को, मतलब वो अच्छे से हमने ऑप्टिमाइज कोड लिखा है या नहीं लिखा, जज करने का फैक्टर जो हमारा होगा वो दो दो चीजें ही होंगी, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमारा मेजर फोकस जो रहने वाला है वो मेजरली ऊपर वाले दो चेकलिस्ट को हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होते हैं। ठीक है, मेजरली इस सेशन का फोकस यही रखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। फिर नेक्स्ट सेशन में जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, और किस तरीके से हम वेरियस मेथड्स की हेल्प से रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये आगे का डिस्कशन है तो हम आगे ही बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताने से पहले एक बार के लिए एक ब्रीफ ओवरव्यू में दे देती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं या तुम सुनते हो किसी से भी कि डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिथम्स का मतलब क्या है। ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। डेटा स्ट्रक्चर अलग चीज है, एल्गोरिथम्स अलग चीज है, और यूजुअली हम इन दोनों को कंबाइन करके नाम बुलाते हैं डीएसए, राइट? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम? एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम्स का क्या मतलब है, राइट? आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन ऑलरेडी होगा कि जब भी हम एल्गोरिथम्स वर्ड सुनते हैं तो इसका मीनिंग क्या है। एल्गोरिथम्स का मतलब है कि कुछ एक फाइनाइट स्टेप्स का सीक्वेंस। तो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। फाइनाइट मतलब जिनकी गिनती हो सकती है, राइट? उसका एक सीक्वेंस है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं बोल रही हूँ कि मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्या आप मुझे इसका एल्गोरिथम दोगे? इट्स वेरी सिंपल, राइट? कोई छोटे क्लास के थर्ड स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से भी जाके हम पूछेंगे तो ही और शी विल बी एबल टू गिव मी एल्गोरिथम ऑफ दैट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, तो इसका क्या एल्गोरिथम होगा? मतलब कि मैं पूछना चाह रही हूँ क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे इन अ वे। पहला स्टेप ये होगा कि वी विल टेक द टू नंबर्स, है ना? हम क्या बोलेंगे यूजर को? हम ये बोलेंगे कि दो नंबर्स लो, मे बी एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। सेकेंड स्टेप में मैं क्या बोलूंगी कि अब एक और वेरिएबल लो सी, और उसके अंदर ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दो, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स का। और फाइनली मैं क्या कहूंगी थर्ड स्टेप में मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगी इस सी की वैल्यू को, बिकॉज सी जो है वो हमारा आउटपुट है। तो मैं ये बोल सकती हूं कि ये क्या है? ये एक तरीके से सीक्वेंस
ऑफ स्टेप्स है ना। हमने एक सीक्वेंस जनरेट कर दिया, एक स्टेप्स बता दिए कि किस तरीके के स्टेप्स जो हैं वो रहेंगे, किस लिए, टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स। क्या आउटपुट रहने वाला है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद किस तरीके का आउटपुट हम जनरेट कर पा रहे हैं। फाइनाइट क्यों है? क्योंकि सिर्फ 3 ही स्टेप है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए और जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट आएगा एल्गोरिथम से, वो भी फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आना चाहिए, वो भी फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ही आएगा। हमेशा दिमाग में ये रखना है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आपका लूप चल रहा है या कोड चल रहा है और वो आउटपुट ही जनरेट नहीं कर पा रहा है, वी आर जस्ट वेटिंग। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। तो आई होप एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है समझना कि ठीक है, एल्गोरिथम्स तो समझ में आ गए कि ठीक है, जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके कुछ फाइनाइट स्टेप्स का सीक्वेंस होना चाहिए। अगर वो ऐसा है, फाइनाइट स्टेप्स हैं, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में खत्म हो रहा है, तो उसे हम एल्गोरिथम कहेंगे। तो इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, या जब भी आप जब आप रिसर्च में जाते हो, जब आप मास्टर्स करने जाते हो किसी भी आईआईटी में या पीएचडी करने जाते हो, तो वहां पर क्या होता है कि आपको नए नए एल्गोरिथम्स रिसर्च के अकॉर्डिंग जनरेट करने होते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें दिमाग में रखनी किसी भी एल्गोरिथम को, जब भी हम देखें या जब भी हम पढ़ें या जब भी हम खुद से कोई नया सेट ऑफ आर्ट एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ फ्यू रिसर्चेस जनरेट कर रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एल्गोरिथम की, ये जानना बहुत जरूरी है। और आई होप डेफिनेशन से ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी होंगी। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई वॉन्ट टू स्टेट हियर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एल्गोरिथम्स की। कोई आपसे पूछता है कि क्या ये एल्गोरिथम वैलिड है कि नहीं, तो किन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है और उन प्रॉपर्टीज को देखना है कि क्या वो प्रॉपर्टीज लागू हो रही हैं कि नहीं। अगर हो रही है तो हाँ है, अगर नहीं हो रही है तो मतलब कि वो वैलिड एल्गोरिथम नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी अभी हमने पढ़ी, कोई गेस कर सकता है? जस्ट पॉज द वीडियो एंड गेस व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एल्गोरिथम जो है इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। अभी अभी मैंने बोला कि कोई भी एल्गोरिथम वैलिड एल्गोरिथम तभी कहलाएगा जब एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद क्या, वो कम से कम एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करता ही है, प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। ठीक है, कम से कम एक आउटपुट तो मेरा एल्गोरिथम जनरेट कर ही रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एल्गोरिथम लिख दिया, टर्मिनेट भी हो गया, पर वो कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, तो फिर उस एल्गोरिथम का फायदा क्या है, राइट? कम से कम एक आउटपुट तो हमें चाहिए जब भी हम किसी एल्गोरिथम को लिख रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर और द प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी एल्गोरिथम जो है ना, वो इंडिपेंडेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे भी पूछते हैं कि क्या ये जरूरी है कि मैं अपने एल्गोरिथम्स को C++ में ही इंप्लीमेंट करूं या जावा में ही इंप्लीमेंट करूं या पाइथन में ही इंप्लीमेंट करूं। और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें स्टार्ट करना चाहिए डीएसए को पढ़ना। आपको ये प्रॉपर्टी देख के समझ में आ गया होगा, ये आंसर है उन सभी बच्चों का जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम जो होता है ना, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होता। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप चाहे C++ में उस कोड को लिखो, चाहे जावा में लिखो, चाहे पाइथन में लिखो, चाहे XYZ किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखो, एल्गोरिथम को कोई मतलब नहीं है। एल्गोरिथम तो सिर्फ लॉजिक पे फोकस करता है कि कितना अच्छा लॉजिक आपने लिखा है। कितनी कम, जो अभी हम पढ़ने वाले टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, वो हमेशा कम होनी चाहिए, कितनी कम हम लेके आ रहे हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तो एक जरिया है उसको इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होता।
एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कि जब भी आप एल्गोरिथम देखते हो, पढ़ते हो या खुद से बनाते हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो रिजल्ट आ रहा है उस एल्गोरिथम का, उस कोड का, दैट शुड बी अनएम्बिगुअस, दैट शुड बी अनएम्बिगुअस, या मैं इन अदर वर्ड्स बोलूं, रिजल्ट डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो आज आपने एक कोड लिखा जो कि तुम्हें मल्टीप्लाई करके दे रहा है दो नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल 2 into 3, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ 2 into 3, आउटपुट में आ रहा है 6, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आप उसी सेम कोड को रन करते हो और सपोज 2 into 3 मिलके आ रहा है 10, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरीके के कोड को बोलते हैं कि ये एम्बिगुअस कोड है। मतलब अभी कल तो ये कुछ और आउटपुट दे रहा था जब यूजर 2 और 3 एंटर कर रहा था, आज ये कुछ और दे रहा है। दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड एज एम्बिगुअस कोड, और कभी भी वो कोड सही नहीं हो सकता। हम क्या चाहते हैं, हमारा एल्गोरिथम कुछ इस तरीके का हो कि अगर मैं उस कोड को 100 साल बाद भी रन करती हूं तो आउटपुट हमेशा सेम रहना चाहिए। उस चीज को हम बोलते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी है मेरे एल्गोरिथम की, या अनएम्बिगुअस है, क्योंकि आउटपुट सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एल्गोरिथम की। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एल्गोरिथम्स होते क्या है, फिर हमने देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एल्गोरिथम की। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं इसी बात पे, जो कॉन्टेक्स्ट हमने अभी तक पढ़ा है। मुझे बताओ, आई होप कि आप लोग जावा में वाइल लूप के बारे में तो पढ़ चुके होंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाती हूँ और अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू है, और इसके अंदर मैं प्रिंट कराती हूँ। तो यहाँ पे सिंटेक्स में एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट चलो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ माई नेम इज प्रिया, ठीक है। आई होप आपको अनटिल सो फार पता तो होगा कि आपका मेंटर का नाम प्रिया भाटिया है ना। इंट्रो वीडियो में आपने मुझे देख लिया होगा, तो इसीलिए मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, क्या मैं बोल सकती हूं कि ये कोड, जस्ट पॉज द वीडियो, थिंक ओवर इट एंड देन आंसर टू मी, कि आपको क्या लगता है कि ये एक वैलिड एल्गोरिथम है कि नहीं? क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इज दिस अ वैलिड एल्गोरिथम? इज दिस अ वैलिड एल्गोरिथम और नॉट? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट सही आंसर दे रहे होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग सो। ये एक वैलिड एल्गोरिथम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देखो, पहली प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है। क्या थी पहली प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी कहती थी कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, टर्मिनेशन हो जाना चाहिए। क्या यहाँ पे टर्मिनेट होने का आपको चांस दिख रहा है? इस पर्टिकुलर कोड में, जो कोड मैंने लिखा है, इसमें वो कब टर्मिनेट होगा? नो चांस, राइट? नो चांस। तो इस वजह से, क्योंकि हमेशा मैं क्या बोल रही हूँ, कंडीशन ट्रू रहे, और हमेशा मैं अंदर जाके क्या कह रही हूँ, प्रिंट करता जाए, तो ये तो क्या होगा, ये लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रन होगा। इनफाइनाइट टाइम्स जो है ये लूप जो है वो रन होगा। इसीलिए 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 दिस इज नॉट अ वैलिड एल्गोरिथम। इसीलिए एक वैलिड एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा। तो अब आप, मुझे लगता है कि कोई भी अगर आपको कोई कोड देगा और आपसे पूछेगा कि कोई ये वैलिड एल्गोरिथम है या नहीं, तो प्रॉपर्टीज चेक करके आप इजीली बता सकते हो किसी को भी कि ये वैलिड है या नहीं है, और उसका रीजन भी दे सकते हैं, है ना। अच्छा, ये तो हमने अभी तक डिस्कशन किया कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है एल्गोरिथम्स तो हमने समझ लिया, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? क्योंकि पूरा वर्ड तो हम क्या पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? नाम से पता चल रहा है, इट्स अ वे to store the data in a structured manner, in a structured manner,
तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि यहाँ पर हमें ये क्या है, एक टूल है, एक वे है डेटा को स्टोर करने का, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं और सबके बारे में हम इस कोर्स में समझने वाले हैं। जैसे कि एरे हो गया, है ना, जैसे कि आपने इन सबके नाम भी सुने होंगे, लिंक लिस्ट हो गया, जैसे कि स्टैक हो गया, जैसे कि क्यू हो गया, एंड जैसे कि ट्री हो गया, एंड देयर आर मेनी मोर, द लिस्ट इज वेरी हाई, देयर आर मेनी मोर। कुछ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लूं मैं, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड मैनर में। लॉजिक वाला पार्ट कौन देख रहा है, एल्गोरिथम। डेटा को स्टोर करने वाला पार्ट कौन देख रहा है, डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, ताकि कोई स्टूडेंट जो कि अभी तक इस डोमेन में आया ही नहीं है या उसने डीएसए को आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये बात उसके लिए थी कि आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये मैं हमेशा हर कोर्स में कोशिश करती हूँ कि जब भी हम कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं तो एक स्क्रैच से शुरू करें, ताकि जो बच्चे बिल्कुल ही अलग डोमेन के हैं वो भी इस चीज को समझ पाए आसानी से। और आई होप मैं इस चीज में तो सक्सेसफुल हो गई होंगी। अब डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एल्गोरिथम समझ में आ गया, लेकिन आज का टॉपिक क्या था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना, राइट? तो अब क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, होता क्या है कि मान लो कि कोई प्रॉब्लम आपको दे दी जाए, ठीक है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको कुछ नेचुरल नंबर्स दे रही हूँ, ठीक है? तो सपोज मैं बोल रही हूँ नेचुरल नंबर्स जो हैं आपके पास, टॉप 10 नेचुरल नंबर्स हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टास्क ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको कोड लिखना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको कोड लिखना है, किस चीज का कोड, इस चीज का लिखना है कि व्हाट आई वांट इज, आई वांट अ सम ऑफ नेचुरल numbers given the value of n by the user। तो यूजर ने n की वैल्यू दे रखी है, जो कि अभी इस केस में हमारे पास 10 है। हमें क्या चाहिए, हमें नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई होप यू ऑल एग्री विद मी, एटलीस्ट 2 तरीके तो अभी भी समझ में आ रहे हैं। पहली अप्रोच क्या है, अप्रोच 1 ये है कि मैं क्या करती हूँ, आई होप यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट, हाउ विल यू डू दैट, गिव मी द आंसर। तो पहली अप्रोच तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे, हम एक सबसे पहले सम वेरिएबल ले लेंगे, इंट सम इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे जिसके लूप की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, लूप चलेगा वैल्यू लेस देन n तक, i प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सम प्लस इक्वल्स टू एयर ऑफ i। तो इससे क्या होगा, और फाइनली लूप के बाहर निकल के हम रिटर्न कर देंगे सम की वैल्यू को। इससे क्या होगा, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, n-1 तक जाएगी, एक एक वैल्यू को हम उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले वैल्यू क्या आई, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस केस में हम ये भी कर सकते हैं, हम 1 बेस इंडेक्सिंग को लेके चलें, जहां पे i की वैल्यू हम 1 से शुरू करें और लेस देन इक्वल टू n तक चलें, क्योंकि हमें तो 1 से 10 तक का सम चाहिए। दिस वुड बी गुड। सम प्लस इवन एयर ऑफ i लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्लस i लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना? तो हमने क्या किया, हमने एक लूप लगाया जिसकी वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और वो कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। पहले 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, और सम वेरिएबल में हम उसको ऐड करके स्टोर करते जा रहे हैं।
और फाइनली जैसे ही हम फोर लूप के बाहर निकल रहे हैं हम उस सम को रिटर्न कर रहे हैं। ये एक तरीका, ये एक अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दूसरी अप्रोच क्या है, हम डायरेक्टली एक वेरिएबल ले सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, और सम के अंदर हम वैल्यू डाल दें n मल्टीप्लाई विद n प्लस 1 बाय 2 और फाइनली हम रिटर्न कर दें सम को। ये भी तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमें पता है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या क्या बोलता है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट अ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये तो हम सबने पढ़ा है ना। दिस इज द सम ऑफ फाइंडिंग आउट n नेचुरल नंबर्स। दिस इज व्हाट वी नो फ्रॉम वेरी लोअर क्लासेस। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज किया और रिटर्न कर दिया। मतलब कि इस अप्रोच नंबर 2 में कोई लूप का कॉन्सेप्ट तो आया ही नहीं। इस अप्रोच नंबर 2 में देयर इज नो लूप। अगर आप कीनली ऑब्जर्व करो, अप्रोच नंबर 1 में देयर इज अ लूप, है ना। तो अप्रोच 1 में तो हमने लूपिंग को यूज किया था, अप्रोच 2 में हमने कोई लूप यूज नहीं किया है। अब यहां पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी अप्रोच ज्यादा बेटर है, कौन सी अप्रोच कम बेटर है, कैसे आंसर देंगे? इसके लिए हमें पढ़ना होगा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, क्योंकि उसके बिना जाने हम नहीं समझ सकते कि कौन सा वाला कोड जो है वो हाईली बेटर है एज कंपेरेबल टू दूसरे वाला। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी अब तक। इंपॉर्टेंस कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट के बाद ही, ठीक है। तो हम इस चीज पर दोबारा आएंगे कि अप्रोच वन बेटर है कि अप्रोच 2 बेटर है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है इस सेशन में, फिर नेक्स्ट सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो स्पेसिफिकली जब भी हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कितना टाइम जो है हमारे कोड को लग रहा है एग्जीक्यूट करने में, प्रोग्राम को जो भी आपने लॉजिक लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हम रेफर कर रहे हैं सीपीयू टाइम को, ठीक है, सीपीयू टाइम को, कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू एग्जीक्यूट द कोड, ठीक है। अब आप खुद सोचो, किसी भी चीज को अगर आप कोई कोड बनाते हो और सपोज गूगल सर्च इंजन है, वहां पे आप कोई भी क्वेरी डालते हो तो इंटरनली कोड रन होता है, उसके बाद आपके पास रिजल्ट आता है यूजर के पास में। अब आप खुद सोचो कि आप क्या चाहते हो, कि रिजल्ट जल्दी जल्दी इंस्टेंटली आए, या डू यू वांट टू वेट कि ठीक है 10 मिनट आराम करेंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा फिर हम चेक करेंगे। किसी के पास आज के टाइम पे इतना पेशेंस है? नहीं है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमेशा लो रहे। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कितना मेमोरी, कितना एक्स्ट्रा स्पेस मेरा कोड ले रहा है आउटपुट को जनरेट करने के लिए। अगेन स्पेस भी हमें क्या चाहिए, मिनिमम। तो हमेशा हमारा टारगेट आइडियल कोड वो होता है जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम लगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब समझ में आ गया कि सीपीयू टाइम की हम यहाँ पे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कोड के अंदर? जब भी हम कोड लिखेंगे तो हमेशा हम मेक श्योर करेंगे कि वी शुड हैव अ लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी शुड हैव अ लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहां पर नोटेशंस होती हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने की, 3 डिफरेंट प्रकार की नोटेशंस है। पहली होती है कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ठीक है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में अगर आप देखोगे तो इस नेमिंग से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है।
वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ से, बिग ओ, ठीक है, बिग ओ, कैपिटल ओ भी कई बार आप देखोगे, तो इसके यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं बिग ओ, ताकि आपको दिमाग में रहे कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक होती है, दूसरी होती है हमारे पास एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, इस तरीके से। और फिर एक होती है बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इस बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। सो इट विल बी लाइक दिस, थीटा इज दिस इज थीटा एंड दिस इज ओमेगा। तो मैं इसको लिख भी देती हूं कि मैं क्या नोटेशन लिख रही हूं यहां पे। दिस इज ओमेगा नोटेशन, दिस इज थीटा नोटेशन एंड अबव वन इज बिग ओ नोटेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रियल टाइम में एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लाइफ में तीन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो बेस्ट केस सिनारियो, जो कि नॉर्मल डेली लाइफ में हमारा बेस्ट केस चल रहा होता है, एवरेज केस, और वर्स्ट केस का मतलब है जिस दिन बहुत ज्यादा भयानक वाली प्रॉब्लम आ गई है ना। तीन ही केसेस होते हैं। ऐसे ही जब हम कोड लिखते हैं तो तीन केस बनते हैं, बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है। अब आप खुद बताओ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर आपको चेक करना है कि ये इंसान सही है या गलत है, या ये इंसान कितना स्ट्रोंग है, तो आप कैसे कैसे चेक करोगे? क्या उसके बेस्ट केस को देखोगे? नहीं, बेस्ट केस में तो वीक इंसान भी अच्छा शो करेगा। बेसिकली आई होप आपका आंसर ये होगा कि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में देखूंगा कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस इंसान पे आ गई तो क्या वो अच्छे से हैंडल कर पा रहा है उसे या नहीं कर पा रहा। यही सेम चीज होती है जब हम कोड लिखते हैं। कोड के अंदर वर्स्ट केस का मतलब ये होता है कि जब n की वैल्यू बहुत बड़ी है, मींस जब हमारा डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो क्या उस डेटा को हमारा कोड संभाल पा रहा है कि नहीं संभाल पा रहा। उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ से। और हमारा फोकस अपकमिंग सेशंस में यही रहने वाला है कि हमें दिस बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको रिड्यूस करना है। क्योंकि अगर मेरा कोड वर्स्ट केस के पार्ट को इजीली हैंडल कर पाएगा तो आई एम प्रिटी श्योर कि एवरेज और बेस्ट केस भी कर लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब उसके बाद ये बात तो ठीक है, तो इस बिगो को रिप्रेजेंट करने के जो कि हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, हम इस पे फोकस करेंगे। और अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं गिवन अ कोड, उसको देखने की कोशिश करेंगे। और फिर मैं एक प्लॉट, एक चार्ट बताऊंगी जिसमें एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटीज। कौन सी कम है, कौन सी उससे ज्यादा है, कौन सी उससे भी ज्यादा है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमने बात कर ली है कि टाइप्स जो हैं तीन होते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। मेजर फोकस कहाँ होता है? वर्स्ट केस में। रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हम देख चुके हैं, बिग ओ, ओमेगा, थीटा। फर्स्ट एग्जाम्पल, यहां पे अगर आप देखो तो बहुत सिंपल से हम फोर लूप लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सपोज मान लो कि एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है, वो हम ये कह रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में मैं क्या कर रही हूं, मैं एक सिंपल फोर लूप लगा रही हूं। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और सपोज फोर लूप के अंदर मैं प्रिंट करा रही हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। सपोज अंदर वैल्यू जा रही है हाई, ठीक है, फोर लूप खत्म हो रहा है, n की वैल्यू सपोज मान लो 10 है। तो आई होप एवरीवन एग्रीज विद मी कि 10 टाइम्स जो है हमारे पास हाई लिखा हुआ आ जाएगा कोड के आउटपुट में। वो तो ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब मैंने क्या बताया कि कितना टाइम लग रहा है कोड को एग्जीक्यूट करते हुए। अब उसको निकालते कैसे हैं, उसके लिए हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एनी स्टेटमेंट इज रिपीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये तरीका है निकालने का। आपको बस ये चेक करना है, स्टेटमेंट मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, कितनी बार ये स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। क्या लगता है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि 10 बार रिपीट हो रही है, 10 times this is repeating? Can I say how? Because the value of n is 10. Because the value of n is 10. If I will change this value of n from 10 to 20, अगर मैं n की वैल्यू को 10 से 20 कर दूं, तो तुम क्या बोलोगे कि 20 बार प्रिया ये रिपीट होगा। अगर मैं n की वैल्यू को 20 से 30 कर दूं, तो क्या बोलोगे आप लोग कि प्रिया ये 30 टाइम्स रिपीट होगा, है ना। तो मतलब ये हुआ कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n। और यहां पे मैं वर्स्ट केस की ही बात कर रही हूं, बिग O ऑफ n। समझ में आया क्यों बिग O ऑफ n है? क्योंकि हम यहां पे सिर्फ इतना सा देख रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं फिर से। जिनको समझ में नहीं आया अच्छे से और क्लैरिटी हो जाएगी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से मैं जाती हूं प्रेजेंटेशन पे, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम दो लूप्स को यूज कर रहे हैं। एक आउटर लूप है जिसमें i की वैल्यू 0 से n तक चल रही है, फिर एक इनर लूप है जिसमें अगेन वैल्यू 0 से n तक चल रही है और उसके अंदर हम कोई ऑपरेशन डाल रहे हैं। ठीक है, इसको फिर से मैं पीडीएफ में लिखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से समझेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो फिर से क्या हो रहा है, इंट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू कहां तक जा रही है, n तक जा रही है, i प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर j की वैल्यू क्या है, फिर से 0 से स्टार्ट हो रही है, j लेस देन n, j प्लस प्लस। इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूं, मैं प्रिंट कर रही हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पर मैं बोल रही हूं फिर से हाई। ठीक है, एंड लूप खत्म हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होगी। हु विल टेल मी हाउ मेनी टाइम्स द स्टेटमेंट विल बी रिपीटिंग। कंसीडर कि n की वैल्यू अभी मैं 2 लेके चलती हूँ, तो फॉर लूप, डबल फॉर लूप कैसे काम करता है, आई होप कि जब आपने कोर जावा के कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो ऑलरेडी ये बात पता होगी आपको, फिर भी बता देती हूँ। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो क्या होगा, j की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, j की वैल्यू 0 पे प्रिंट होगा हाई, है ना। फिर j की वैल्यू 1 पे जाएगी, फिर से प्रिंट होगा हाई। फिर i की वैल्यू 1 होगी, फिर अगेन j की वैल्यू 0 होगी, प्रिंट होगा हाई। j की वैल्यू 1 होगी, अगेन प्रिंट होगा हाई। i की वैल्यू क्या होगी, 2 पे जाएगी क्या, नहीं जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला है लेस देन n, तो लेस देन 2 खत्म हो गया। मतलब कि फॉर लूप यहां पर खत्म हो जाता है ना। तो इन अ वे कितनी बार हाई प्रिंट हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो अब तो आप आंसर दे सकते हो, 4 टाइम्स हो रहा है। इज एवरीवन एग्री विद मी, 4 टाइम्स ये जो हाई है ये प्रिंट हो रहा है ना। मतलब कि जब n की वैल्यू 2 थी तो 2 की पावर 2 जो कि 4 है टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर n की वैल्यू को मैं 2 से 100 कर दूं तो कितनी बार रिपीट होगा, रिपीट होगा 100 टू द पावर 2 टाइम्स। मतलब कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी n स्क्वायर टाइम। क्या मैं बोल सकती हूँ, n स्क्वायर टाइम। तो अगर मैं यहां पे पूछूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अब मुझे लगता है हर कोई आंसर दे देगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, जो कि काफी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एज कंपेरेबल टू बिग O ऑफ n। ठीक है, अब यहां पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट नोट।
अभी तक की ऑब्जर्वेशन के साथ में क्या क्या समझा हमने? नोट क्या है, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो समझने वाले हैं यहाँ पे या ऑब्जर्व करने वाले हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट हमने ये समझा कि कोड के अंदर जब भी हम कोई कोड लिखते हैं हमने फोकस करना होता है लूप पे, क्योंकि जो लूप है जितनी बार लूप चल रहा है मतलब वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि जब एक बार चल रहा था तो बिग ऑफ एन आई, क्योंकि स्टेटमेंट एन टाइम रिपीट हुई। लूपिंग का मतलब ही ये होता है कि रिपीटेशन करना है किसी स्टेटमेंट को। 2 बार आया तो एन स्क्वायर टाइम हुई, 3 बार आएगा तो कितनी बार होगी? एन क्यूब, है ना। तो पहली चीज तो हमने ये समझी कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट लूप्स इन अ कोड। जहां पे लूप नहीं है मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है। दूसरी चीज हमने ये समझी कि सिर्फ एक सिंगल लूप नहीं है, हमें क्या देखना है, हमें बिगर लूप को देखना है। किसी कोड में हो सकता है कि एक बार सिंगल लूप हो, फिर एक बार डबल मल्टी मल्टी लूप हो, एक बार 3 टाइम्स लूप हो, तो बड़े वाला लूप जो होगा वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिगर लूप, है ना। तीसरी चीज हमने ये देखी कि हमें ये सिंपल देखना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स एनी स्टेटमेंट इज रिपीटिंग। अगर एक बार हो रही है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो इससे एक और चीज निकल के आती है, और वो चीज क्या है कि कैसे पता चलेगा ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है फिर ये वाली ज्यादा है। जैसे मैंने बोला कि बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो एग्जाम्पल वन में हमारी आई वो बहुत कम है एज कंपेरेबल टू जो एग्जाम्पल 2 में आई। तो एक चार्ट होता है जो कि आपको कहीं पे भी इजिली अवेलेबल होगा। एन मतलब इनपुट साइज, है ना। अगर मैं बोलूं कि इनपुट साइज जो हमें दे रखा है और जो सीपीयू टाइम लग रहा है या सीपीयू ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उसके बीच में किस तरीके का चार्ट बनेगा, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है, तो आप देखोगे कि सबसे छोटा सबसे नीचे जो होता है वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड एज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसकी सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिस कोड की, जिसमें कोई लूप ही नहीं है एक तरीके से। उसके बाद उससे ऊपर आता है बिग O ऑफ लॉग ऑफ एन, लॉगरिथमिक लॉग ऑफ एन। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लॉगरिथमिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि अभी अभी हमने निकाली एग्जाम्पल नंबर 1 में, है ना। फिर आता है क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो अभी अभी हमने निकाली एग्जाम्पल नंबर 2 में, बिग O ऑफ एन स्क्वायर। फिर आता है क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास 3 लूप होंगे तो n क्यूब होगा। फिर आता है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि 2 to the power x, 2 to the power n, समथिंग लाइक दैट। और फिर आता है फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जाम्पल बिग O ऑफ n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा लूप्स बढ़ेंगे बढ़ती जाएगी। ये मिनिमम है, दिस इज द मिनिमा।
in the time complexity chart and this is the maxima. This is the maxima. ठीक है, ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे कोड में हम मिनिमा वाले पोर्शन में रहें, इस जोन में हमें रहना है जितना हो सकता है। हम नहीं चाहते कि हम ऊपर वाले जोन में जाएं, ठीक है, मतलब कि हम नहीं चाहते कि हम बेसिकली एक्सपोनेंशियल, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहां पर जाएं। ठीक है, कोशिश यही रखनी है। हाँ, अगर कोई कोड या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। अब गोइंग बैक टू द अबव क्वेश्चन जो हमने अभी भी पढ़ा, क्या मुझे कोई बता सकता है, अब बता सकते हो कि अप्रोच 1 अच्छी है कि अप्रोच 2? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोच 1 में कितनी होगी? मुझे लगता है सब बता सकते हैं। अभी अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक लूप चल रहा है n टाइम्स, कितनी बार स्टेटमेंट रिपीट होगी? सम वाली n टाइम्स। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि अप्रोच 1 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, अप्रोच 1 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग O ऑफ n होगी? क्या मैं कह सकती हूँ? क्या हम सब एग्री करेंगे इस बात से? यस, है ना? क्यों? क्योंकि n टाइम्स हम फोर लूप को लगा रहे हैं। यही तो हमने पढ़ा, यही तो मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। अच्छा, अप्रोच नंबर 2 में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है? क्या लगता है? अप्रोच 2 में क्या कोई लूप लग रहा है? नहीं। कितनी बार स्टेटमेंट रिपीट हो रही है? ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट हो रही है? क्या मैं बोल सकती हूँ ओनली 1 टाइम? क्योंकि हमने एक बार सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, मैं बार बार रिपीट ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोच 2 के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लेके आ रहे हैं अप्रोच 2 में, क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कांस्टेंट, बिग O ऑफ 1। कांस्टेंट कौन सी छोटी है? अभी अभी चार्ट पढ़ा ना, कांस्टेंट वाली छोटी है। ये क्या है? इसे बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसे बोलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अभी अभी हमने देखा जस्ट फ्यू मिनट्स बैक कि कांस्टेंट सबसे नीचे है चार्ट में, सबसे नीचे। तो इसका मतलब अप्रोच 2 जो है वो बेटर अप्रोच है, बेटर अप्रोच है एज कंपेरेबल टू अप्रोच 1। अगर अब कोई आपसे पूछता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे, तो बताओ दोनों अप्रोचेस, पर रीजन दो कि क्यों अप्रोच 2 बेटर है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मिनिमम है एज कंपेरेबल टू अप्रोच नंबर 1। अब हम लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद इस सेशन को हम रैप अप कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हम लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 3। तो लेट मी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। थर्ड एग्जाम्पल, यहां पे ना बाइनरी सर्च का यूज हो रहा है। इसके बारे में मैं बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करने वाली हूँ अपकमिंग सेशंस के अंदर, कि एरे में बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। बेसिकली किसी भी एलिमेंट को, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कॉन्टिन्यूसली हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। अब उसके अंदर अगर मुझे किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो ये काफी वाइडली यूज्ड अप्रोच है, जो कि आज के टाइम पे रियल टाइम में बहुत ज्यादा यूज होती है। इन डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि सेपरेट सेशन हम इसमें लेंगे। अभी के लिए समझते हैं कि इस बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस कोड को एक बार अपने पीडीएफ में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, एक फंक्शन है बाय द नेम ऑफ अ बाइनरी सर्च। इसके अंदर हमारे पास एक तो एरे है, ठीक है, और एक एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है। अब यहां पर देखो ना, तो एक लोअर इंडेक्स है जो कि 0 है, एक हायर इंडेक्स है जिसकी वैल्यू है n-1। n इंडिकेट्स कि एरे का साइज क्या है। ठीक है, एरे का साइज क्या है। अब वो कर क्या रहे हैं, वो एक वाइल लूप चला रहे हैं, और वाइल लूप में कह रहे हैं जब तक कि लोअर इंडेक्स, लो की वैल्यू छोटी है या इक्वल है हाई से, तो करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले तो मिड की वैल्यू निकालो, मिड इंडेक्स निकालो, जो कि होगा लो प्लस हाई बाय 2। ठीक है, और उसके बाद कंपैरिजन करना है
कि अगर मान लो एयर ऑफ जो मिड है वो इक्वल है जो एलिमेंट तुम सर्च कर रहे हो, उस केस में तो क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो इंडेक्स को, मिड को रिटर्न कर दो। नहीं तो एल्स इफ अगर एयर ऑफ मिड की वैल्यू छोटी है एक्स से, तो क्या करो, लो को कर दो मिड प्लस वन। मैं समझाती हूँ ये क्या कर रहे हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान एल्गोरिथम है। अदरवाइज हम क्या कह रहे हैं, हाई की वैल्यू को कर दो मिड माइनस वन, ठीक है। और फिर फाइनली हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये समझ में भी ना आए ना इस पार्ट में, लेकिन पूरा सेशन वैसे कंप्लीट समझ में आ गया है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट हम रिपीट करेंगे जब हम एरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा जिस देती हूँ सबसे पहले। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि सपोज मेरे पास एक एरे है, ठीक है। उस एरे में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। अब एरे के अंदर क्या होता है ना कि इंडेक्सेस होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। और किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 पे पहुंचना है ना, तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी व्हाट इज एरे ऑफ ब्रैकेट लगाई 3, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 10। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी है ये। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सपोज एक्स की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, आउटपुट में मुझे चाहिए उसका इंडेक्स नंबर। 10 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3। अगर मान लो एक्स की वैल्यू 13 है, अब अगर देखो 13 तो प्रेजेंट ही नहीं है एरे में, तो उस केस में मैं क्या कहूंगी कि आउटपुट में क्या आ जाए, -1। -1 का मतलब है कि जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। अब इस पर्टिकुलर कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अब ये कोड काम कैसे कर रहा है, यहां पे हम दो इंडेक्सेस ले रहे हैं, लो जो कि 0 पे फोकस करेगा, हाई जो कि हाई इंडेक्स पे लास्ट एक्सट्रीम पे फोकस करेगा जो कि 4 है। हम क्या कह रहे हैं, मिडल वैल्यू निकालो। मिडल मतलब 0 + 4/2 विच इज 2। और चेक करो, डायरेक्टली जाओ 2 पे, चेक करो कि क्या ये जो वैल्यू है एयर ऑफ 2 जो कि 6 होगा, है ना, एयर ऑफ 2 जो कि 6 होगा, क्या ये इक्वल है जो तुम्हें चाहिए था 10? नहीं, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो इंस्टेंटली हम रिटर्न कर देते। अगर ऐसा नहीं है तो एरे जो है ना वो सॉर्टेड फॉर्म में होगी हमेशा। एरे जो है सॉर्टेड फॉर्म मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो बाइनरी सर्च क्या कहता है, बाइनरी सर्च का कहता है कि अगर मान लो वो एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो उस केस में या तो मैं 6 के राइट साइड में जाऊंगा या मैं 6 के लेफ्ट साइड में जाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन मुझे सर्च क्या करना है। तो मैं कंडीशन क्या लगा रही हूं कि जो 6 है क्या वो छोटा है 10 से। अगर छोटा है तो इसका मतलब मैं श्योर हूं कि वो राइट साइड ऑफ 6 में होगा, क्योंकि एरे जो है वो सॉर्टेड है, तो वो राइट साइड ऑफ 6 में होगा। तो मैं क्या करूंगी, अब मेरा सर्च स्पेस आधा हो गया, अब मैं राइट साइड ऑफ 6 में जाऊंगी और सिर्फ इस 10 और 12 में सर्च करूंगी। तो मेरी जो लो की वैल्यू है वो मैंने कही किसके इक्वल हो गई, मिड प्लस वन। मिड इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 2, 2 + 1 = 3। तो मैंने लो को अपग्रेड कर दिया। अब फिर से वही सेम चीज होगी, व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे, मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो की वैल्यू 3, हाई की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2, 7/2 = 3, लोअर बाउंड लेंगे। फिर से हम चेक करेंगे एयर ऑफ 3 की वैल्यू क्या एक्स के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो उस टाइम पे डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे। तो इसका इंट्यूशन बेसिकली ये है कि हर एक आइट्रेशन में आप क्या कर रहे हो, अपने सर्च स्पेस को आधा 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 करते जा रहे हो। ये एक मेजर इंट्यूशन है जो यहाँ पे दिया जा रहा है बाइनरी सर्च के अंदर, कि इनिशियली आपके पास n एलिमेंट्स थे, आप सारे एलिमेंट्स को सर्च कर रहे थे बाइनरी सर्च में पहली आइट्रेशन के अंदर, ठीक है, 0th आइट्रेशन में when the low value is 0 and high value is n-1। फिर क्या हुआ कि सर्च स्पेस आधा हो गया, क्योंकि आप सॉर्टेड हो गए कि या तो आपको लेफ्ट साइड जाना है या आपको राइट साइड जाना है। फर्स्ट आइट्रेशन में ऐसा हुआ, ठीक है। सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, फिर से आपने सर्च स्पेस को और आधा कर दिया, ये होगा सेकेंड आइट्रेशन के अंदर, ठीक है। यही सेम चीज आप रिपीट करोगे कितनी बार, अंटिल k आइट्रेशंस,
k आइट्रेशंस बार आप इसको रिपीट करोगे। कब तक? जब तक कि n/2 k जो है वो 1 के इक्वल ना हो जाए। 1 मतलब कि फाइनली आपको सर्चिंग एलिमेंट जो है वो मिल गया, सर्चिंग एलिमेंट फाउंड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है इसके की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू द पावर k, वी कैन टेक log base 2 ऑन बोथ साइड्स, k आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक, log 2 base 2 वैल्यू विल बी 1। तो k की वैल्यू क्या हुई? log ऑफ n base 2। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इतनी नंबर ऑफ टाइम्स, इतने नंबर ऑफ आइट्रेशंस आपके वाइल लूप के रन होंगे। एंड दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? लूप के अंदर कितनी बार हम लूप को रन कर रहे हैं, वही तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी, वो हो जाएगी big O of log of n base 2। That is something which I really want to deliver here। तो अगर ये लास्ट वाला एग्जाम्पल क्लियर नहीं है किसी को, डोंट वरी, हम फिर से इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जब हम जाएंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर मॉड्यूल में। ठीक है, एरे डेटा स्ट्रक्चर मॉड्यूल में जब हम जाएंगे तो फिर से मैं सेम चीज को रिपीट करूंगी, फिर शायद ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी आप लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो इट्स ओके, डोंट गेट डीमोटिवेटेड हियर। एग्जाम्पल नंबर 2 तक क्लियर है? यू आर वेल एंड गुड। आपको समझ में आ गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, आपको समझ में आ गया है एल्गोरिथम क्या होता है। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी? सबसे पहले हमने देखा एल्गोरिथम्स का मतलब क्या है, फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज क्या है एल्गोरिथम की, फिर हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हमने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम किस तरीके से निकालते हैं, फिर हमने एक फ्लो चार्ट देखा जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से मिनिमम कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और मैक्सिमम कौन सी होती है। उसके बाद हमने बाइनरी सर्च वाला एग्जाम्पल किया जिसमें हमने लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किया। ये कंप्लीट फुल फ्लेज सेशन था आज का, यही ऑब्जेक्टिव था क्लियर करना। आई होप दैट बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल चुकी होगी इस पहले सेशन में ही कि क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप देखोगे कि नेक्स्ट वीडियोस में जब हम प्रॉपर किसी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बात करेंगे तो हमेशा और हमेशा ये जो टर्म है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिपीट होता रहेगा। तो जिसको ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियर है, दे विल बेनिफिट दिस आउट इन द एंटायर मॉड्यूल्स ऑफ डीएसए। ठीक है, अगले सेशन में हम बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, रिवाइज करो सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी नोट्स हैं सब कुछ मैं शेयर कर दूंगी, रिसोर्सेज के अंदर आपके पास सब कुछ होगा, तो अच्छे से समझने की कोशिश करो। कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज मुझसे इंटरेक्ट करना लाइव सेशन में, या आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन या जीमेल आईडी पे भी, और अपना क्वेश्चन भेज सकते हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है, तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, विद दिस बाय बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर अब हम बात करने वाले हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट सेशन के अंदर जहां पे अब हम बात करने वाले हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अभी तक